Good morning, students, and welcome to your science class. Today, we will going to study chapter number 16 of class 7th, Forest, Our Lifeline. In this chapter, we will learn about forest and its different layers, then importance of forest, about food chain and food web, interdependence of animals and plants, and deforestation. So let's start the chapter. आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का, जिसमें कि बहुत तरह के ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स और ग्रासेस उगती हैं। जो फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ का घर होता है। हमारी अर्थ का जो टोटल लैंड सरफेस है उसका 1/3 फॉरेस्ट कवर करते हैं, जो कि रफली 3.9 बिलियन हेक्टेयर्स के बराबर है, जिसमें कि पोलर रीजन्स और ग्रीनलैंड को हम अलग हटाते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, डियर, जेब्रा, चिकाल, बाइसन, स्नेक, पोर्क्यूपाइन, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। इसके अलावा प्लांट की स्पीशीज़ जो कि फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, उनमें ट्रीज़ जैसे टीक, बैम्बू, फिग, साल, शीशम, सेमल, नीम, पलाश, खैर, आंवला और कचनार प्रमुख होते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें कई तरह की श्रब्स, हर्ब्स और ग्रासेस, क्लाइंबर और क्रीपर भी पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में और अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स पाई जाती है वेजिटेशन की। इनमें से जो ब्रांची पार्ट होता है ट्री का स्टेम के ऊपर, उसे हम क्राउन बोलते हैं। जो क्राउन होता है ट्रीज़ की, उनके अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे कोई पिरामिड शेप का होता है, कोई ओवल, राउंड, लेयर्ड, कॉलमनर या फिर स्प्रेडेड होता है। जो ब्रांचेस होती हैं टॉल ट्रीज़ की, वो ऐसा लगता है जैसे दूसरे प्लांट्स के ऊपर छत डली हुई है, वो कहलाता है हमारा कैनोपी। फॉरेस्ट में बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनकी अलग हाइट होती है, अलग शेप होती है, अलग तरह के लीव्स होते हैं, फ्लावर्स और सीड्स भी अलग तरह की होती हैं। जो फॉरेस्ट है उसमें 4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं वेजिटेशन की। इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर एंड फॉरेस्ट फ्लोर। इमर्जेंट लेयर सबसे ऊपर की लेयर होती है और सबसे नीचे वाली लेयर कहलाती है फॉरेस्ट फ्लोर। फर्स्ट इज़ इमर्जेंट लेयर। इस लेयर में जो ट्रीज़ होते हैं वो 200 फीट तक की हाइट तक लंबे होते हैं, और जो ट्रीज़ होते हैं उनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं और एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। इस लेयर में बर्ड्स, बैट्स और बटरफ्लाई रहती हैं। सेकंड है कैनोपी लेयर। जो लंबे ट्रीज से जो छोटे ट्रीज होते हैं वो एक रूफ की तरह रहते हैं छोटे ट्रीज के ऊपर, वो कहलाती है कैनोपी। कभी कभी कैनोपी इतनी ज़्यादा डेंस हो जाती है कि जो सनलाइट है वो नीचे फॉरेस्ट फ्लोर तक नहीं पहुंच पाती है। कैनोपी लेयर में मोस्टली एपिफाइट्स और मंकीज़ और टुकान्स रहते हैं। देन थर्ड लेयर इज़ अंडर स्टोरी लेयर। इस लेयर में जो वेजिटेशन होती है वो कैनोपी के बिल्कुल नीचे होती है और अंडर स्टोरी कहलाती है। इसमें प्लांट्स होते हैं जैसे ऑर्किड्स, पाम्स और दूसरे छोटे हर्ब्स और श्रब्स। इस लेयर में मोस्टली स्नेक्स, फ्रॉग्स और दूसरे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं। देन कम्स द लास्ट लेयर, दैट इज़ फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर में बहुत सारे लाइफलेस प्लांट्स जैसे कि मॉसेस और लाइकन्स रहते हैं। जो फ्लोर होता है बिल्कुल कवर्ड रहता है एक डेड और डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स और दूसरे स्मॉल वर्म्स के लेयर से। लाइफ साइकिल के बेसिस पे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एनुअल जो कि 1 साल रहता है, बाइनियल दैट लिव्स फॉर 2 years और पेरिनियल जो कि 3 या उससे ज़्यादा साल रहता है। फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर कहते हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट में वो हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट की और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के कई सारे इम्पोर्टेंस हैं, जैसे जो फॉरेस्ट हैं वो एयर को
प्योरीफाई करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। और जो बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, जैसे वुड, पल्प, पेपर एंड टिम्बर, देन स्पाइसेस, गम, रेजिन, लैक, हनी एक्सेट्रा। फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है और अच्छी रेनफॉल लाने में फॉरेस्ट ही हेल्प करते हैं। और फॉरेस्ट जो है रेन वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर टेबल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और जो फॉरेस्ट हैं वो लैंडस्लाइड्स और शिफ्टिंग ऑफ सैंड और सिल्टिंग भी प्रिवेंट करते हैं और डैमेज को रिड्यूस करते हैं, जो कि स्टॉर्म्स, जो आंधी तूफान द्वारा जो डैमेज होता है उसको भी कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड चेन एंड फूड वेब। जो फूड चेन होता है वो एक सीरीज़ होती है प्रोसेस की, खाने की और खाए जाने की, जो कि एक दूसरे से लिंक रहती है। जो फूड चेन है उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स सभी आते हैं। जब बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो वो एक फूड वेब बनाती है। अगर एक फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे तो वो दूसरी फूड चेन को भी डिस्टर्ब करेगा और इस तरह पूरी फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फूड चेन से हमें एनर्जी का ट्रांसफ़र जो कि इकोसिस्टम में होता है उसका भी पता चलता है। फूड चेन सिंपल होती है, लीनियर स्टेप्स होते हैं, जबकि फूड वेब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सी द एग्जाम्पल शोइंग फूड चेन। इसमें प्रोड्यूसर है ग्रास, इसको एक प्राइमरी कंज्यूमर जो कि ग्रास हॉपर है उसने खाया। ग्रास हॉपर को सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक ने खा लिया और स्नेक को टर्शरी कंज्यूमर हॉक ने खा लिया। हॉक जब डाई हो जाता है, मर जाता है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में और जो डिकम्पोज होते हैं डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेनली फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं, वो उसकी बॉडी को कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं और उसके जो डेड रिमेन्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। उसी सॉइल से जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और इस तरह ये चेन चलती रहती है। इसमें सन की जो एनर्जी होती है वो भी हर एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती रहती है। जो हर एक मेंबर होता है फूड चेन का उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह से जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन का वो प्रोड्यूसर होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर का होता है जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। देन कम्स सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं और फिर सबसे टॉप पर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ये टर्शरी कंज्यूमर्स आइदर कार्निवोरस या फिर ओमनिवोरस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है ये एक ट्रॉफिक लेवल है वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर सकता है। इन ट्रॉफिक लेवल्स पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं, जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, रैबिट को स्नेक भी खा सकता है और फॉक्स भी खा सकता है। इस तरह जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग हो सकते हैं। अभी हमने देखा जो एक एक मेंबर है फूड चेन का वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। ट्रॉफिक लेवल मेनली 3 होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये जो क्षमता है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है, इसीलिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसीलिए वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। देन कम्स द कंज्यूमर्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। जो कंज्यूमर्स हैं वो अगेन 3 टाइप
टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अभी हमने देखा था जो हर्बीवोर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और कार्निवोरस और ओमनिवोरस वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है डिकम्पोजर्स का। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में। जो डिकम्पोजर्स हैं उनका काम यही होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वापस वो सॉइल में लेकर आते हैं। डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो वो एक फूड वेब बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरडिपेंडेंस होती क्या है। वो तरीका जिससे कि जो लिविंग थिंग्स हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं, वो कहलाता है इंटरडिपेंडेंस। कोई भी प्लांट या एनिमल अकेला नहीं रह सकता, वो किसी न किसी तरह से किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी के लिए, ताकि वो लिव कर सके, ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। फॉरेस्ट में कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। उनमें से सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको रेडीमेड फूड चाहिए और वो उन्हें मिलता है प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स से। जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट, लंगूर, हिप्पो और रैबिट वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इसीलिए वो हर्बीवोर्स होते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे टाइगर, लिजर्ड, वल्चर और फ्रॉग दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसीलिए वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, इसीलिए वो ओमनिवोरस कहलाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना फूड डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स या फिर सेप्रोफाइट्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड रिमेन्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको तोड़ते हैं और सॉइल में वापस रिसाइकिल करते हैं, तो वो हेल्प करते हैं सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करने की इन द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, जैसे मशरूम, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डेड एनिमल्स हैं वो फूड बनते हैं फॉर वल्चर्स, क्रोज, जेकाल्स एंड इंसेक्ट्स, और ये एनिमल्स कहलाते हैं स्कैवेंजर्स। इस तरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी तरह साइकिल होते रहते हैं और फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। अब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे रहते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर फूड के लिए, शेड के लिए और सन और रेन से प्रोटेक्शन के लिए, वुड और नेचुरल फाइबर्स के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर पॉलिनेशन, फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर मैन्योर। Now first is animals depend upon plants. First is shelter. Shelter बहुत सारे animals जो हैं वो ट्रीज़ में अपना घर बनाकर रहते हैं, जैसे मंकीज़ हैं और बर्ड्स हैं और बटरफ्लाई और बीटल, ये सभी ट्रीज़ पर रहते हैं। जो प्लांट्स हैं उनको शेड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम हीट और रेन। प्लांट्स को एनिमल की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट्स के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पे टोटली डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा जो सीड का डिस्पर्सल है वो भी एनिमल्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, ताकि जो सीड्स हैं वो बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएँ और उन्हें वाटर और मिनरल्स सफिशेंट मिल पाएँ ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। एनिमल्स की बॉडी पे कुछ बर्ड्स या स्टिकी बार्ब्स होते हैं जो कि जिसमें कि प्लांट्स के सीड्स जो हैं वो एंटेंगल हो जाते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह जो गिलहरी होती है वो छुपा देती है बीजों को फ्यूचर के यूज़ के लिए, और जब और भूल जाती हैं तो फिर वो जो सीड होता है वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण यही है कि जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं ताकि वो रेस्पायर कर सकें
इसी तरह जब एनिमल्स रेस्पायर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, जो कि प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो नेचर में है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। एनिमल्स जो रेस्पिरेशन करते हैं और प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे इन दोनों गैसेस का बैलेंस नेचर में बना रहता है। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं बाय पुटिंग ऑक्सीजन इनटू द एयर एंड पुटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। और सम एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय फॉर carrying pollens and by dispersing seeds and for manure। उसी तरह प्लांट्स जो है एनिमल्स को हेल्प करते हैं क्योंकि वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर कट करते हैं अपने घर बनाने के लिए, रोड्स और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने के लिए, ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा कारण है फॉरेस्ट बर्बाद होने का। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जो कि जंगल के बर्बाद होने के पीछे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो जंगल है वो काटे जाते हैं। देन अनइक्वल पॉलिटिकल पावर एंड फॉरेस्ट जो काटे जाते हैं मेनली वास्ट प्लांटेशंस के लिए, जहाँ पर दूसरे क्रॉप्स वो ग्रो कर सकें, और फ्यूल के लिए जो कि कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं। और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जाते हैं फॉर बिल्डिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स। और जो लार्ज एरियाज़ है फॉरेस्ट वो लॉगिंग वुड के लिए, जो कि हमारी फर्नीचर और दूसरे कामों में यूज़ आता है। देन इफ़ेक्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट की जो कटिंग होती है उसके कारण बहुत ही अलग अलग तरह के कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं या दुष्प्रभाव जो कि हमें देखने को मिलते हैं। इसमें से फर्स्ट है सॉइल इरोजन का होना। जब ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो वो सॉइल को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। और लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स का भी मेन कारण डिफॉरेस्टेशन ही है। जो ट्रीज़ का फेलिंग है वो अफेक्ट करता है रेनफॉल को, जिससे कि सूखा और अकाल जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। देन हम प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं ले पाएंगे अगर हम सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे। बहुत सारे एनिमल्स और जो बर्ड्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनका घर छिन जाएगा, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा अगर हम फॉरेस्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी और हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जाएगा। डिफॉरेस्टेशन की समस्याओं को देखते हुए हमारे भारत में जुलाई के पहले हफ्ते में हर साल वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि सभी लोग उस एक हफ्ते में बहुत सारे ट्रीज़ प्लांट करते हैं, ताकि हम डिफॉरेस्टेशन या फिर आने वाली समस्याओं से हमारी धरती को बचा सकें। वन महोत्सव सबसे पहले 1950 में शुरू किया गया था बाय के.एम. मुंशी, जो कि उस समय के कृषि और खाद्य मंत्री थे। वन महोत्सव का मतलब ही होता है फेस्टिवल ऑफ ट्रीज़। Thank you students. That's all in the chapter. I'll be back soon with the next video. Till then, keep studying.